राम राम एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, मतलब अब हो गया है वो पटवारी। अगर हम पटवारी के पेपर की बात करें, पिछली बार जो पैटर्न था वो कहानी अलग थी, लेकिन अब उसको मर्ज किया गया है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ में। अगर उसके साथ मर्ज किया गया है तो कहीं ना कहीं उसका पेपर भी कैसा आएगा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तरफ या उसके जैसा। और हम देखें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो पिछली बार पेपर पूछे गए थे उन्हीं को स्टैंडर्ड मानकर हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप किसी गलत फहमी में ना रहें, इसके लिए हम सीधे आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप इसको कंसीडर करें, ये पटवारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हैं और उसी तरह से आप इसको लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक स्टैंडर्ड के तौर पर हम कभी भी तैयारी करते हैं, पिछले पेपर को लेकर हम थोड़ा बहुत देखकर चलते हैं कि ये हमें जरूर तैयार करना है, इसके बाद हमें एक्स्ट्रा चीजें तैयार करनी है। और चूंकि पटवारी का जो फंक्शन काम होता है वो होता है मेंसुरेशन का, मापने वगैरह का ज्यादा काम रहता है। तो अगर तार्किक तौर पर देखा जाएगा तो मैथ्स के हिसाब से वहां पर वो मेजरमेंट की तरफ जाएगा। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट किस तरह के क्वेश्चंस पटवारी में पूछे गए थे और किसी भी गलत फहमी में हम नहीं रहते। जो पूछा गया एज इट इज हम उस पर चलते हैं। तो जो एग्जाम हुआ था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, वो पिछली बार 2017 में हुआ था जनवरी में, और सारी शिफ्ट्स के पेपर अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को पेपर चाहिए, आप वेदांत एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां स्टडी मटेरियल में आपको फ्री अवेलेबल हैं और वो आज से नहीं लंबे समय से आपको आज भी वहां पर मिल जाएंगे। आप जाकर विजिट करें और वो पेपर आप लोग लें और उनको लगाएं। हम स्टार्ट करेंगे आज मैथ से स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए। हम मैथ्स साइंस, ये पर्सनली हम बोल रहे हैं कि आपको मैथ्स और साइंस एटलीस्ट हम करवाएंगे, कोशिश करेंगे और सेक्शंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं, जिसमें सबसे खास होगा मैनेजमेंट। और हम वही प्रोवाइड करवाएंगे जो अप टू द मार्क हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप बाद में पेपर देने के बाद भी बोलो थैंक यू सर, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी हम ज्यादा से ज्यादा चीजों में आप लोगों की मदद कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना सेक्शन। पहले मैथ्स देखते हैं, मैथ्स की क्या कहानी रही है। ये एज इट इज पेपर है 10 जनवरी 2017 का दोपहर 2 बजे वाली शिफ्ट का। तो इसमें कोई भी ना नुकुर जैसी बात नहीं है, जो है ये एज इट इज है। हमारा इसमें अपना कुछ भी नहीं है, जो पूछा गया है वो एज इट इज है। आपको मे बी ये व्यापम की वेबसाइट पर भी, पीईबी पर भी मिल जाए, आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम मैथ से। कहां चला गया मैथ्स, ये हिंदी। सभी 8 सेक्शंस एक ही पेपर में अवेलेबल हैं। ये आ गया आपका मैथ्स। इसके मैथ्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, बिंदुओं 4x, -2y एवं 2x - 4y को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। मिड पॉइंट पर अगर जाना है, जैसे ये अपना कोई भी लाइन या कुछ भी रस्सी वगैरह कुछ भी ले लिया, बीच वाला पॉइंट चाहिए होता है। या जो बच्चे हैं बिल्कुल स्कूल में भी है, उनको अगर बीच में लाइन खींचना होती है, वो भी क्या करते हैं, अपने जो पेपर है उसको फोल्ड किया और इस तरह से खींच देते हैं, उन्हें मिल जाता है बीच वाला पॉइंट। जैसे ये कागज है, इस कागज में हमें बीच में लाइन खींचनी है, ठीक बीच में खींचनी है। हम दोनों छोर को मिलाएंगे और उनको क्या कर दिया, आधा कर दिया, एग्जैक्ट आधा कर दिया। यहां भी हम क्या करेंगे, दोनों छोर को मिलाएंगे, मिड पॉइंट निकालना है, दोनों छोर को मिला के आधा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। यहां छोर क्या है, ये 2D का क्वेश्चन है। 2D में x और y कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं, निर्देशांक लिए जाते हैं बताने के लिए। जैसे यहां पर ये चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, इसमें 2 निर्देशांक यूज करने पड़ेंगे इस पटल को बताने के लिए, इस सरफेस को बताने के लिए। तो यहां पर 4x और इधर 2x। तो पहला निर्देशांक अगर हमें बताना है तो 4x + 2x अपॉन 2, और दूसरा बताना है -2y और यहां पर -4y जोड़ना एज इट इज लिखना होता है अपॉन 2।
जोड़ने का मतलब है, माइनस साइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, जैसा है प्लस माइनस में एज इट इज लाके हमें रख देना है, ये जोड़ने का मतलब होता है। 4 और 2 6, 6 में भाग लगाओगे 2 से बचेगा 3, ये 3x -2 और -4 एक जैसे साइन है, ऐड हो जाएंगे, क्या होगा -6, फिर 2 से डिवाइड करोगे -3y। तो हमारा आंसर बनेगा 3x - 3y, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आप एडवांस के क्वेश्चन काउंट करते जाना, कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एडवांस के रहे हैं 25 क्वेश्चंस में, 8 सेक्शन होते हैं जिसमें मैथ्स हम बात कर रहे हैं अभी। ये था आपका पहला क्वेश्चन, आप पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको एज इट इज नहीं मिलेगा, आप यहीं से कॉपी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है दो समबाहु त्रिभुज हैं, यदि क्यू आर का मध्य बिंदु टी है तब पी क्यू आर और एस टी आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसको अगर हम बीपीटी और थेल्स थ्योरम के हिसाब से देखें, जो बताती है ये समरूप त्रिभुज हैं, ये समरूप त्रिभुज हैं, मिड पॉइंट थ्योरम जिसको कहा जाता है, मध्य बिंदु प्रमेय जिसे कहा जाता है, ये मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट के हिसाब से यहां पर ऊपर पॉइंट आर और फिर पी, ये क्यू, पी और आर के बीच में एस और क्यू और आर के बीच में टी, ये कहानी है। ये इस तरह से डायग्राम है। अगर ये मिड पॉइंट की बात कर रहा है, ये मिड पॉइंट की बात कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये अगर एक है, एरिया के हिसाब से ये एक है साइड और ये एक है, ये 2 हो जाएगी। इसमें एरिया जब हम निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं, मतलब जो डायमेंशन है उसका स्क्वायर करते हैं। तो डायमेंशन का स्क्वायर करोगे तो इसका डायमेंशन का स्क्वायर करोगे, दोनों का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1, या दोनों का इंटू करोगे 1 बन जाएगा। यहां डायमेंशन का स्क्वायर करोगे कितना बन जाएगा पूरे का, क्योंकि ये 2 पूरे के लिए है, तो पूरे का कितना बन जाएगा 4। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पी क्यू आर मतलब पूरे का क्षेत्रफल और एस टी आर का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बन रहा है 1 और इसका क्षेत्रफल बन रहा है 4। क्षेत्रफल हमेशा 2 विमाओं के गुणनफल से बनता है, और यहां पर जो विमा मिल रही है अपन को वो 1 मिल रही है, तो स्क्वायर के हिसाब से हम उस रिलेशन को देखते हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे और अपन डिटेल में इसको बात कर लेंगे। तो यहां रेशियो बनेगा 4:1, पहला वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा। आप पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, या कॉपी भी करना है तो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारे एंड से नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएंट्स वैल्यू 6, 4, 7, 13 एंड 10 फ्रॉम देयर मीन, इनके माध्य से विचलन का योगफल कितना होगा। बहुत अच्छी लाइन, एक लाइन में काफी सारे क्वेश्चंस उसने डाल दिए। इनके माध्य से विचलन का योग, माध्य, विचलन और योग, 3 टर्म दिए हैं, माध्य, विचलन और योग। माध्य का मतलब होता है एवरेज, विचलन उससे कितना आगे पीछे है, और जितना आगे पीछे है उसको जोड़ना है। देखते हैं माध्य क्या निकलेगा, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 13 30 और 10 40, संख्याएं कितनी 5। तो ये आ जाएगा आपका, सभी को जोड़ के भाग लगाने से आ जाएगा एवरेज आपका 8। और इस 8 का मतलब क्या है, औसत या माध्य। माध्य आ गया 8। अब क्या करना है, चर मूल्यों के माध्य से इनके विचलन, विचलन कितना ये डेविएट हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है। देखो 6 कितना आगे पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है 2। और पिछले क्वेश्चन में बताया था योग का मतलब होता है जैसा है वैसा साइन के साथ में लिख दो, तो लिख देते हैं। फिर 4 कितना डेविएट हो रहा है -4, फिर 7 कितना डेविएट हो रहा है -1, फिर 13 कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 5, और फिर 10 कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 2। ये 4 और 1 5, माइनस के ये प्लस के, ये कैंसल आउट, -2 + 2 क्या हो गया
0, तो डेविएशन अल्टीमेटली माध्य से कितना है 0। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक देखो एक भी क्वेश्चन हमें अर्थमेटिक से नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से। अलजेब्रा से क्या है क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 16। उसके बाद एक और जानकारी दे रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है अपन से, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a अपन से पूछ रहा है। तो इसी स्टेप से अपना काम चल जाएगा। इस स्टेप से कैसे चलेगा, फॉर्मूला होता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेंगे। ये होता है a स्क्वायर प्लस 1/a², a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह a और b की जगह 1/a। ये क्या होगा, कैंसल आउट होगा, कितना बचा 2। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, हमें चाहिए a प्लस 1/a, लेकिन इस तरफ इतना पार्ट तो क्वेश्चन में दे रहा है, इतना पार्ट हमें नहीं दे रहा है। अगर ये और मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो काम बना लेते हैं। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इनके आंसर्स हम सीधे निकाल कर देखेंगे और याद रखेंगे, हो जाएंगे, देखते ही आंसर आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a², यहां पर हो गए हम मतलब ही थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने के लिए, और ये कर दिया 16 प्लस 2। यहां हमारा काम बना, फॉर्मूला बन गया ये वाला, तो इसको अपन लिख देंगे a प्लस 1/a का स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कुछ क्वेश्चंस लगाकर, आप कुछ क्वेश्चंस लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा। मैथ्स को याद करने की कोशिश नहीं करना, वो प्रैक्टिस से ही याद होगा। अगर हमने बोला है देखते ही आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो वो प्रैक्टिस से याद होगा, ऐसे नहीं होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके। यहां हो जाएगा 18, वर्गमूल ले लें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लोगे क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 का मतलब क्या है, 9 इंटू 2, 9 में से बाहर क्या आ जाएगा 3, अंदर बचेगा 2। ये आपका आंसर बनेगा 3√2। है कोई ऑप्शन 3√2? 2, 8, 3, 5, कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसे भी सॉल्व करेंगे और अलग आएगा। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, 3√2 में से √2 गायब है। आप इसको 8-10 बार और सॉल्व करके देख लेना, वही आंसर उसका बनेगा। तो यहां हम लगाकर चलेंगे 3 पर, और ये करेक्ट नहीं है, आप लोग ध्यान रखें, ये सॉल्व करके हमने देखा है। तो अपना आंसर बन जाएगा सी, लगा देंगे हम, बनेगा तो 3√2। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस गलत आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं गलत। अभी भी देखो कोई भी बिना एडवांस के क्वेश्चन नहीं आया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो चर वाले रेखीय समीकरण को ज्ञात करें जो -15x - 5y = 2 के साथ ऐसे समीकरण निकाय को बनाते हैं जिसका कोई हल नहीं है। यहां पर जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, बहुत अजीब लग रहा है लेकिन बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, आप समझना। हल का मतलब क्या होता है, जब हम लाइन की बात करते हैं, हल का मतलब होता है उनको काट, जो लाइन कहीं पर काटें उस कट वाले पॉइंट को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। जो एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाती हैं वो होती हैं सॉल्यूशंस, दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर। अब सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी, एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों का कोई कॉमन पॉइंट हो। जैसे ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की कोई भी इक्वेशन बनेगी इस लाइन की, उसमें हम एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इस लाइन पर कोई पॉइंट हमें मिलेगा। वैल्यू चेंज करते जाओगे, लाइन पर पॉइंट चेंज होता जाएगा, लेकिन वो मिलेगा। यही कहानी इस लाइन की होगी, दोनों लाइन की ये कहानी होगी, लेकिन एक वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों का पॉइंट क्या करेगी, कॉमन करेगी, और उसी पॉइंट को बोलेंगे, उसी एक्स और वाई की वैल्यू को बोलेंगे सॉल्यूशन।
लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब क्या होगा, पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल के अगर आप रिलेशन पर जाओगे तो यहां पैरेलल का रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इक्वेशन कैसा बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है ax प्लस by इज इक्वल टू 1 से हम बना लेते हैं यहां a1 b1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 1। इससे अपन बना लेते हैं। इसमें क्या कंडीशन बनती है, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसमें a1 और a2 बना ले। पहले हम इस इक्वेशन में a1 और a2 बनाते हैं। यह है -15x -5y, और पूरे इक्वेशन में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा यहां 2, ये बनेगा यहां 2 और यहां बन गया 1। ये एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखो, यहां -7 आएगा, -7 का सभी जगह डिवाइड करोगे तो 7 जैसी कोई कहानी बनती नहीं है। कहीं पर 3 और 2 जैसा कुछ हो या 3 और 1 जैसा कुछ हो, उससे अपना काम चलेगा। 5 और 7 से अपना काम चलेगा नहीं। ये 3 और 2 इससे एक बार को चल सकता है और इससे एक बार को चल सकता है। तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, इससे चलाने की कोशिश करते हैं। इसे हम यहां लेकर आते हैं, ये बनेगा +3, और +3 से पूरे को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 3x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू +3 से डिवाइड करोगे 1। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां बचा a1 हो गया -15 अपॉन 2, b1 हो गया -5 अपॉन 2, a2 हो जाएगा 1 और b2 हो जाएगा 1 अपॉन 3। अब हम लिखा a1 कितना लिखोगे -15y2। किसी भी भिन्न से भाग लगाने का मतलब होता है उसे पलटकर गुणा कर देना। भिन्न से भाग लगाने का मतलब है उसे पलट के गुणा कर देना। यहां फ्रैक्शन कितना है 1/1, 1/1 पलटोगे क्या रहेगा, वही रहेगा। तो अपन सीधे 1 कर दो इज इक्वल टू, देखते हैं हम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब है -5/2। यहां क्या बन रहा है 1/3, 1/3 पलट दोगे 3/1, 3/1। ये हो जाएगा -15/2 इज इक्वल टू -15/2। मतलब ये हमें बता रहा है कि ये जो दोनों लाइन हैं जो क्वेश्चन में दी है वो, और ये जो सेकंड वाली लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और पैरेलल का मतलब कहीं पर नहीं काटेंगी, और नहीं काटेंगी मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आप चले जाना, दोनों से x और y की वैल्यू निकालने की तमाम कोशिश आप कर लेना, आपको नहीं मिलेगा दोनों से x और y की वैल्यू। जनरली कहा जाता है ना, 2 समीकरण और 2 चर आप सॉल्व कर लोगे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं सॉल्यूशन। बस इतना ही इजी है मैथ्स समझना, कोई सॉल्यूशन नहीं मतलब पैरेलल लाइन। चलते हैं आगे, उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3x प्लस y माइनस 3, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से एडवांस का क्वेश्चन। केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु A से AB पर एक स्पर्श रेखा है एवं BOC वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास बनाना सबसे सिंपल काम होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, BOC वृत्त का व्यास। डाया क्या होता है, BOC डायमीटर है। डाया होता है जो सेंटर से होकर गुजरता है और दोनों एंड को टच करता है, सरकमफिरेंस को टच करता है, वृत्त की परिधि को छूता है। ये हमने सर्कल बना लिया, ज्यादा इसमें ज्ञान नहीं लगाना है ये कैसा बनाया है, ये बना लिया हमने, ये B ले लिया, ये O ले लिया, ये C। अब हमसे क्या बोल रहा है, AB एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। ये A पॉइंट है, यहां से अपन ये ले लिया,
कोई भी पॉइंट किसी भी तरफ ए ले लिया, ये ए है, ए बी क्या है, टेंजेंट है। और एक थ्योरम आप ध्यान रखना, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लंब होता है। स्पर्श रेखा हमेशा रेडियस के साथ में, त्रिज्या के साथ में लंबवत रहती है कहीं पर भी। ये इस तरह से समझ लें आप, ये डायग्राम आप लोगों को याद होगा। ये स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट होता है, ये स्पर्श रेखा होती है, और ये रेडियस होती है। कहीं पर भी मिलेंगी, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 90 डिग्री। क्लियर आपको? ठीक, अब चलते हम आगे। आगे क्या बोल रहा है, AOC 110, ये जो लाइन है वो यहां एंगल बना रहा है 110। अब ये देखो, ये तो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, यहां बन रहा है 90, तो यहां कितना बचेगा, 180 में से 110 यहां चला गया तो बचा कितना, 70। पूरी एक लाइन 180 की होती है, 110 एक तरफ बचा, 70 70 इस तरफ आ गया, तो इस पूरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल OBA या OAB, इसमें कितने एंगल होंगे, 180। 90 यहां हो गया, अगर यहां 90 होता तो 90 90 180 हो जाता, तो 90 में कितना कम है, 20, तो यहां एंगल कितना होगा, 20 डिग्री। यही तो जानना चाहता था हमसे, OAB 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर होगा। चलते हम आगे। कहीं पर भी डाउट लगे आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनने हमें बता दिया पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये अपन को नहीं बताते पाई 180 होता तो भी हमें पता होता, पाई 180 ही लेकर चलते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब अगर आप लोग पटवारी देने वाले हो तो ये फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपको बनना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है और आना चाहिए। नहीं आता है तो आप याद कर लें, कोई निराश होने की बात इसमें नहीं है। अब a माइनस बी और a प्लस ए, ये दोनों आगे लिखे रहते हैं। 3 चौक 12, 4 तिया 12, एक ही बात होती है। 3 पंचे 15, 5 तिया 15, एक ही बात होती है। तो इनटू में आगे पीछे लिखा हो सकता है, बस माइनस और डिवाइड में दिक्कत जाती है, यहां नहीं जाती। तो उसको अभी क्रम विनिमय अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ये देखते हैं। ये आगे पीछे लिखा है तो ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a क्या है यहां पे 1 और b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही देखो नीचे लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसे भी अपन क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, a लिया है थीटा ने, a माइनस 1। अब अगर सर्व समीकरण तुम्हें पता है, सर्व समीकरण अगर पता है तो तुम ये बात अच्छे से समझते होगे सर्व समीकरणों में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब ये कॉस यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, अकेला साइन। तो यहां ऊपर अकेला क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। ये ऊपर के स्टेप की बात है। इसी तरह से अगर कॉसेक के रिलेशन की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। या कॉसेक स्क्वायर जो सर्व समीकरण लिखी होती है उसमें लिखा होता है सीधे सीधे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये 3 सर्व समीकरण होती हैं टोटल, जो हमें याद रखनी होती हैं। तो अभी अपनी जो काम आ रही है वो अपन ने लिख लिया और आगे बढ़ते हैं अपन। ये काम आएगी, इसमें क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा नीचे बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट किसका उल्टा होता है,
ये बिल्कुल सिर और पैर इस तरह से रखे होते हैं, साइन और कॉसेक, सेक और कॉस, और टेन और कॉट। अगर ये कॉट नीचे लिखा है, इसे ऊपर लिखना है, ये उल्टा किसका होता है, टेन का, तो हम इसी को ऊपर क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख देते हैं, हमारे लिए इजी होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर। अब पुट करते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, π/3, मतलब 180 का 1/3, 60 डिग्री। 60 डिग्री पुट करोगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर करना है, √3/2, और tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3, मतलब टोटल कितना, 9/4। ये होगा 9/4, कहीं पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर बनेगा। ये भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताश के पत्तों के पैक से सभी क्लब या चिड़ी हटा दिए जाते हैं। चिड़ी हटा देंगे तो कितने पत्ते बचेंगे, 39। अब जो काम होना है वो 39, टोटल चांस कितने, 39। बचे हुए पत्तों में से यादृच्छिकता से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता एक फेस कार्ड हो। फेस कार्ड वो होते हैं जिनमें कोई चेहरा छपा होता है, और चेहरा किसमें छपा होता है, जे, क्यू और के। गुलाम बेगम और बादशाह में, जैक, क्वीन और किंग में। गुलाम बेगम बादशाह में चेहरा छपा होता है, बाकी किसी में नहीं। अब चिड़ी हमने हटा दिया तो बचे कितने, 3। टोटल 4 तरह के तरीके के पत्ते होते हैं, 3 बचे, तो हर एक 3 गुलाम बचेंगे हमारे पास, 3 बेगम और 3 बादशाह, मतलब बचे कितने हमारे पास फेस कार्ड, 9। कितने में से 9 बचे, 39 में से। 39 में से जब हम एक निकालेंगे तो इन 9 में से कोई भी आ जाए वो फेवरेबल चांस है हमारा। और प्रायिकता वही होती है, नीचे टोटल केस, ऊपर फेवरेबल केस, जो हमारे आ सकते हैं संभावित वो। तो यहां संभावित है 9। ये देखते हैं हम, सॉल्व करोगे 3 से काटोगे, ये 3 आ जाएगा, और ये नीचे 13। तो हमारा आंसर बनेगा 3/13। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। हट जाओ भाई, चलो जल्दी, 3/13। अब चलते हैं हम आगे। हाँ, 4x² प्लस 5a माइनस बी एक्स प्लस a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, इसको अपन क्या लिख लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूले के फॉर्म में। द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है कि मूलों को ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात करना है। जब द्विघात समीकरण के श्रीधराचार्य मेथड हम देखते हैं तो वो बोलता है -b, यहां अपन कैपिटल में लिख देते हैं अपन, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। और इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस, ये जनरल इक्वेशन होता है। आप कंपैरिजन कर सकते हो, ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है और सी की जगह क्या है, इसके हिसाब से बस इसमें वैल्यू पुट करना है। एक बार प्लस ले लेंगे, एक मूल आ जाएगा, एक बार माइनस ले लेंगे, दूसरा मूल आ जाएगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं, ए की जगह है 4, बी की जगह है 5a माइनस बी, और सी की जगह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस वैल्यू डालते हैं एज इट इज। यहां लिखा हमने -b की जगह में लिखना होगा -5 ऑफ a माइनस बी, फिर प्लस माइनस ये करोगे √b², b कितना है 5 ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, 5 का तो बाहर हो जाएगा 25, और a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस 4ac, 4
ए की जगह कितना वापस 4 और सी की जगह कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां 25 बार a माइनस बी स्क्वायर है और सामने 16 बार 16 बार a माइनस बी स्क्वायर है। नीचे क्या लिखना है हमें 2a लिखना है। 2a का मतलब 4। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो पूरी कहानी पलट जाएगी। a माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा b माइनस ए, ये होगा। या इसको अपन यूं ही लिख लेते हैं -5a प्लस 5b, इस तरह से लिख लेते हैं प्लस माइनस। अब देखो बचेगा कितना, 25 में से 16 जाएगा, बचेगा 9 बार a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे कितना बचेगा 8। अगला स्टेप हम लिखें 9 से बाहर क्या आ जाएगा 3 और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो बाहर क्या आएगा a माइनस बी। तो बाहर बचेगा 5 ऑफ a प्लस 5 ऑफ b प्लस माइनस ये 3 आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी और नीचे 8 लिखा है। अब डिपेंड करेगा दोनों मूल जब हम निकालेंगे तो एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे, उससे अपना काम बनेगा। तो एक प्लस में जब हम लेंगे, जब प्लस में लेंगे, देखो जब प्लस लोगे आप तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और माइनस का मतलब है सिर्फ साइन का चेंज हो जाना, चिन्ह का बदल जाना। तो जब हम प्लस लेंगे, प्लस वाला ऊपर लिख लेते हैं, माइनस वाला मूल नीचे लिख लेते हैं। प्लस वाला लेंगे तो 5a और ये प्लस के 3a, 5 माइनस का और ये प्लस का है, घटेगा कितना बचेगा माइनस का 2a। फिर उसके बाद b 5b, ये माइनस प्लस अंदर जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। यहां प्लस के b और यहां माइनस के b, यहां 5 और यहां 3, 5 में से 3 घटेंगे लेकिन साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो प्लस का आ जाए और नीचे 8। दोनों से 2 बाहर निकालोगे, इससे काटोगे कितना आ जाएगा b माइनस a और नीचे 4। जो प्लस का था वो अपन ने पहले लिख दिया, माइनस वाला पीछे लिख दिया, कुछ भी इसमें नहीं किया है। यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर देखो माइनस लेंगे, यहां साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। -5a और ये -3a, माइनस माइनस के क्या होंगे जुड़ेंगे, तो 5 और 3 8, लेकिन साइन किसका माइनस का। फिर 5b, यहां साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 3b, 5 और 3 8, 8b और नीचे 8 ऊपर से कॉमन लोगे, नीचे से कट जाएगा, नीचे से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या b माइनस ए। देखो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है b माइनस ए अपॉन 4 और b माइनस ए, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। देखने में हवा क्वेश्चन लग रहा है, एक्चुअली में श्रीधराचार्य में बस शांति के साथ में मन को शांत रख के वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखो कोई भी बहुत विशेष बात इसमें नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी से। अब अपन से क्या बोल रहा है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। अब एक साथ फेंके जाएंगे तो दोनों पे अलग अलग चीजें आएंगी, फेंके जाते हैं, क्या प्रायिकता की उनसे प्राप्त होने वाला परिणाम एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहां पर परिणाम की जगह देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनसे प्राप्त होने वाला गुणनफल, क्योंकि इंग्लिश में जो प्रोडक्ट है उसका मतलब उत्पाद भी होता है और उसका मतलब गुणन भी होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है किसी इंग्लिश वाली जगह से उठा के उसका गूगल ट्रांसलेशन किया है, इसलिए आपको यहां पर उत्पाद दिख रहा है। परेशान नहीं होना है, जब भी क्वेश्चन अजीब लगे थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ देख लो, क्योंकि सिलेक्शन की बात है, एक एक क्वेश्चन बहुत अहम होगा। तो करते हैं इसमें बात आगे। 2 पासे एक साथ फेंके गए, अगर एक साथ फेंके जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, 1 1 1 2 1 3 ऐसी कंडीशन बनेगी।
एक के साथ में टोटल कितने आ सकते हैं 6, फिर 2 के साथ में टोटल कितने आ सकते हैं 2, 1 2 2 2 3, 2 के साथ में भी 6। इस तरह से कितनी लाइन बन जाएंगी नीचे 6, और हर एक में आगे कितना जा सकते हो 6। टोटल कंडीशन कितनी बनेगी 36, टोटल 36 कंडीशन बनेगी। अब ये नीचे लिखेंगे हम टोटल कंडीशन, टोटल कंडीशन के बाद अब हमें चाहिए ऊपर फेवरेबल कंडीशन। क्या बोल रहा है, प्राप्त होने वाला गुणनफल एक अभाज्य संख्या नहीं है, और हमारे लिए इजी क्या है अभाज्य संख्या, इजी हमारे लिए अभाज्य संख्या है। अब पहले तो अभाज्य संख्या पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर यहां तो बहुत डिटेल में हम नहीं समझाने वाले, बस इतना बता देते हैं प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5 और 7, 11, जो कि मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ सकते कहीं भी दो संख्याओं के गुणा में। जब 1 और 7 होगा तभी आएगा, 1 और 11 पांचे पर होते नहीं, ना तो 7 होता है पांचे पर ना 11 होता है। तो पॉसिबल चांस क्या है, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 5 आ जाए। 2 और 3, 5 कब आ सकता है, या पहले पांचे पर 1 और दूसरे पर 2, पहले पांचे पर 1 दूसरे पर 3, पहले पांचे पर 1 दूसरे पर 5, ये कंडीशन बनेंगी। इससे हमें मिलेगा 2, 3 और 5। ये कंडीशन किसकी है, अभाज्य की। अब ये पलट भी जाएगा, पहले पांचे पर 2 दूसरे पर 1, पहले पर 3 दूसरे पर 1, पहले पर 5 दूसरे पर 1। मतलब कंडीशन कितनी है, अभाज्य की कंडीशन है 6, प्राइम की कंडीशन आ जाएंगी, नंबर ऑफ कंडीशन आ जाएंगे प्राइम के 6। लेकिन क्या जानना चाहता है, अभाज्य नहीं है। टोटल कंडीशन कितनी 36, तो 36 में से 36 में से 6 कंडीशन अभाज्य की हैं, शेष बची अभाज्य की नहीं है। तो शेष कितनी बची, बची 30। आंसर बनेगा 5/6। या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम निकाल लेते हैं, पूरे में से अभाज्य की प्रोबेबिलिटी हटा दो तो बचेगी अभाज्य नहीं होने की। तो पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी 1, हटा क्या दो अभाज्य की, अभाज्य की कितनी 6, कितने में से 36 में से, ये बचेगा 1/6, 6 यहां जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 6 - 1/6, 5/6। ये दूसरा तरीका 5/6। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे आगे हम। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप जिसके शीर्ष 0, 8, x0 हैं, x0 एवं मूल बिंदु हैं 24 है। त्रिभुज के निर्देशांक, अब यहां कोऑर्डिनेट भी लगाया उसने, हम कोऑर्डिनेट से ही स्टार्ट करते हैं इसको। ये कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। वैल्यू लिखी जाती है किसी भी पॉइंट से x और y अक्ष पर सीधे देखने पर हमें क्या दिख रहा है। जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर जब हम खड़े थे, हमने x की तरफ इस तरह से लिखा जाता है x, y। जब हमने x अक्ष को देखा तो हमें क्या दिखा 0। x पर 0 कहां आता है, इस पॉइंट पर आता है, x पे 0, x पे 0 यहां आएगा। या तो हम नीचे से देखें तो ये 0 दिखेगा, या ऊपर से देखें तो 0 दिखेगा। दूसरी बात क्या बोल रहा है, x पर तो उस पॉइंट से 0 दिख रहा है, और हम y पर कहां खड़े हैं 8 पर, +8, और प्लस आता है ऊपर। मतलब इस पॉइंट पर अगर आप खड़े हो, x का 0 वाला पॉइंट दिखेगा, सिर्फ हम किस पर बढ़े हैं y पर, x पर आगे नहीं खिसके हैं। तो ये सीधे सीधे निर्देशांक कितना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 8, ये लेंथ हो जाएगी 8 आपकी। अब आगे चलें, आगे क्या बोल रहा है, x और 0, x और 0 का मतलब क्या है, जब हम इस पॉइंट पर खड़े थे y की तरफ देखा तो y की तरफ 0 दिख रहा था। अब y की तरफ 0 कहां से दिखेगा, ये पूरी y है, y का 0 यहां दिखता है। या तो इस तरफ खड़े हो या इस तरफ खड़े हो तभी 0 दिखेगा। हम किस तरफ खड़े हैं, +x पर खड़े हैं, मतलब इस तरफ जाके खड़े हैं। यहां पर खड़े होंगे तो x हम चले जाएंगे, लेकिन y यहां से क्या दिखेगा हमें 0। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 0, 8, और यहां हो जाएगा x और 0।
और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे, तीसरा पॉइंट क्या है, मूल बिंदु का मतलब होता है 0 और 0। तीसरा पॉइंट ये है, मतलब अपना जो ट्राइंगल है वो बन जाएगा ए बी और सी, इसको मिला दो। इसे हमने मान लिया, इसके हाइपोटेनस को, कर्ण को मान लिया हमने के, इसको के मान लिया, और उसके बाद हमसे बोल रहा है इसकी परिमाप क्या है 24। अगर हम मैथ्स लगा रहे हैं लंबे टाइम से तो ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिक्स हैं, जो 3 पेयर हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे खास वाला पेयर कौन सा आ जाता है, सबसे खास आ जाता है 3 4 5, बहुत फेमस है। 2 भुजाएं 3 और 4 और तीसरी आ जाती है 5 पाइथागोरस में। इसका डबल करते हैं 6 8 और 10, और परिमाप का मतलब होता है पूरी बाउंड्री जोड़कर देखो, वो उसे परिमाप कहा जाता है। और यहां आप जोड़कर देखोगे क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इससे आपको मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है, एक साइड तो हमें दिख रही है और बाकी 2 गायब है, तो 6 और 10 होंगी। तो इसे सॉल्व करने चाहेंगे तो क्या आ जाएगा 6। यहां हम आपको सिर्फ तुक्का लगाना सिखा रहे हैं, ये 6 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। जानना क्या चाहता है हमसे, तो x की वैल्यू जानना चाहता है। x की वैल्यू आ जाएगी 6, ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 6, ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और तुक्का लगाना था, देखो और तुक्का लगाने वाली बात, और तुक्का लगाना इसमें करने ही नहीं है, सॉल्व नहीं करना। अगर हमने ये बना लिया तो x की वैल्यू जो आने वाली है वो किसकी आने वाली है, प्लस की आने वाली है। एक बात तय हो गई, x की वैल्यू प्लस आने वाली है, और x की वैल्यू अगर प्लस आने वाली है, प्लस में क्या दे रहा है 9 और 6, 9 और 6, 9 और 6 देगा। अगर वो हमें 9 दे देता है, 9 दे देगा तो फिर यहां 9 लिखोगे, 8 और 9 17, कर्ण निकाल कर देखोगे 8 और 9 के हिसाब से कर्ण निकालने जाओगे तो ये बहुत ऊपर निकल जाएगा, 24 नहीं होगा जोड़कर। दूसरा ऑप्शन क्या बचा 6, ये पुट करके देखोगे आप तो भी आपका ये 10 आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। अब चलते हैं हम सॉल्व हमें कैसे करना है उस पर चलते हैं, मेथड पर चलते हैं, प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है ये कहानी आपको क्लियर होगी, इससे आपका काम हो जाएगा। अब सिखाते हैं सॉल्व करना। 2 जानकारी हमारे पास है, एक हम पाइथागोरस जानते हैं, दूसरा हमें दे रहा है उसका पेरीमीटर। पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हटा देते हैं जानकारी। अब सॉल्व करते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, ये लिख दिया पाइथागोरस। के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दूसरी कहानी क्या है हमारे पास, दूसरी कहानी इसका परिमाप कितना है 24, पेरीमीटर है 24, परिमाप मतलब पूरी बाउंड्री को जोड़ के। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री है k प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 24। 8 यहां जाएगा, 8 घटेगा, 16 बचेगा, माइनस बचेगा x। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, के स्क्वायर चाहिए, क्योंकि के हटाना है, रखना सिर्फ x है। तो के स्क्वायर करेंगे इसको, के स्क्वायर यहां बचेगा, के स्क्वायर इसका स्क्वायर, और पीछे फॉर्मूले देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a और b की जगह x। ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 256 और एक्स स्क्वायर और माइनस के 32x। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 इसे ले लो और इक्वेशन नंबर 2 इसे ले लो। इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो, एक ही बात है। के स्क्वायर से के स्क्वायर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर घटाओगे 0 बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाओगे पूरा ही खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा 64। 64 में से 256 घटाओगे, 64 माइनस 256 आप माइनस कर लेना अपने तरीके से, ये बचेगा 190, 192। फिर यहां कुछ भी नहीं है, माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, आप घटा रहे हैं
घटाने का मतलब होता है माइनस करना, और माइनस का मतलब साइन चेंज हो जाना। ये हो जाएगा 32x। ये यहां जाएगा 192, 32 से भाग लगाओगे, ये भाग जाएगा 6 बार। ये आपकी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर बनेगा। दोनों तरीके से आपको बता दिया, सोचना भी बता दिया और सॉल्व करना भी बता दिया। अब चलते हैं अगला, ये प्योर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पटवारी वाला, क्योंकि यहां मेंसुरेशन आ गया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है 7 बेलनाकार स्तंभों की पेंटिंग की लागत 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब वर्गाकार है, सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए एग्जाम्पल हम क्या लें? इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये ले लेते हैं, या ये ग्लास ले लेते हैं, इसको लेते हैं सिलेंडर के तौर पर। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ग्लास है, सिलेंडर होता है, जो घरों में सिलेंडर है उससे आप समझ सकते हो। इसको अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये बिल्कुल क्या है, नीचे से कैसा दिख रहा है? सर्कल जैसा दिख रहा है। यहां से देखो, ये पूरा सर्कल जैसा दिख रहा है और बिल्कुल ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे, ये सर्कल की तरह दिख रहा है, और सर्कल की तरह दिखते ही किस पर क्या करना है? पिलर है, पिलर में नीचे, पिलर के नीचे तो पेंट नहीं करते ना, ये इस तरह से पिलर बना है, ना तो इसका ऊपर वाला हिस्सा ना इसका नीचे वाला हिस्सा, दोनों पर पेंट नहीं होता। पेंट सिर्फ किस पर होता है? उसकी जो लेटरल सरफेस होती है, जो पार्श्व दीवार होती है, उस पर होता है। और पार्श्व दीवार बनती किससे है? वो बनती है उसके इस हिस्से से। इस हिस्से को आप सीधे ऊपर उठा दो तो उस पर जो ऊपर पार्श्व बनेगा उस पर हमें कलर करना है। नीचे क्या रखें? टायर, चूड़ी आप रखते जाओ, एक के ऊपर एक चूड़ी, क्या बनेगा? पूरा सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसे हमें आसपास कलर करना है। तो अल्टीमेटली कलर करने वाला पार्ट किसका है? सरकमफिरेंस, परिधि का। और वो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, इसकी लंबाई होती है 2 पाई आर। लेकिन थोड़ी देर पहले बताया था क्षेत्रफल में 2 इकाइयों का गुणनफल होता है। तो ये जो 2 पाई आर है, ये कितनी ऊंचाई तक है? h ऊंचाई तक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। ये पार्श्व दीवार। अगर नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल ले लेता तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, लेकिन अभी नहीं है तो अभी अपन को बात ही नहीं करनी। ये इतना एक का है, लेकिन करना कितने का है? 7 का इंटू 7। ये इससे आ जाएगा क्या? एरिया। अगर एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का आ रहा है, 5 रुपए रेट, अपने यहां पे 50 है, तो 2 अगर लेना है तो 5 रुपए के हिसाब से हमें खर्च करना पड़ेगा 10 रुपए। अगर 8 लेना है तो 8 पंजे 40, आप वही करोगे 8 इंटू 5, ना कि 5 5 5 5 8 बार जोड़ोगे। गुणा वही होता है, जितनी बार जोड़ना है उससे गुणा कर दो। तो वैसे ही हमने यहां क्या कर दिया? इंटू 7। ये आ गया टोटल एरिया। अब खर्च निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 50। अब निकालते हैं हम कितना खर्च हमारा बनेगा। ये 1 का एरिया, ये 7 का एरिया, और ये पूरा खर्च देखते हैं। 2 पाई का कितना? 22/7। आर कितना दे रहा है? त्रिज्या दे रहा है 25 सेंटीमीटर, और यहां दे रहा है मीटर में, और यहां दे रहा है मीटर में। तो इसको अपन क्या कर दें? 25/100। ये होता है 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप आधा किलो बोलते हो, 500 ग्राम को बोलते हो आधा किलो दे दो। कैसे? किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ये आपका आ गया आधा किलोग्राम। ये आप ऐसे करते हो तो आपको ये भी करना है। ये हो जाएगा 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। तो यहां लिखेंगे अपन 1/4 मीटर, और यहां लिखेंगे 7, और ये आ जाएगा 50। 2 पाई आर एच, एच तो छोड़ ही दिया अपन ने, एच क्या है? 4, कहीं भी लिख दो, ये लिख दिया 4। 4 से ये 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। इसे आप सॉल्व करोगे, 2 का गुणा 50 में करोगे, क्या आ जाएगा? 100, और ये 22, तो कितना आ जाएगा? 2200 रुपए।
ये 2200 रुपये हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को सरल लगा होगा और सरल है। चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए पहले ही आंसर है। एक और सड़ा सा क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ दिस एलसीएम इस तरह का अगर आ जाता है तो मैक्सिमम पावर जो होती है हमारी वो आंसर होती है 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1, 7 की मैक्सिमम पावर 1। दोनों में देख लेते हैं, जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं, जो अभाज्य संख्या हमें दिख रही है 2, 3, 5, 7 पहले बता चुके हम, जो अभाज्य संख्या दिख रही है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। अभाज्य संख्या ध्यान रखना 4, 3, 5, 7 आप गुणा करोगे, ये गुणा आ जाएगा 420। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं की संख्याएं बताएं जो कि 3, 7 से 3 इकाई की डिस्टेंस पर हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन, आपको इसे कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, किसी फॉर्मूले से नहीं पढ़ा सकता, बशर्ते आपको किसी ने एनालिटिकल पढ़ाया है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ओपन क्वेश्चन है, बिल्कुल ओपन क्वेश्चन, 0, 1, 2, 3। अब इस ओपन क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सर ने बताया था एक कोई जो दिया है, ये इस पॉइंट पर किसी पॉइंट से खड़े हो, x 3 दूर दिखे और y 7 दूर दिखे, y 7 दूर दिखे, y की जो डिस्टेंस है वो कितनी जा रही है, 7 के आसपास जा रही है, यहां के आसपास जा रही है, और x पर कितना चले 3, मतलब ये पॉइंट कहां है, लगभग यहां पर, इधर है ये पॉइंट। अगर इससे नापने जाओगे डिस्टेंस कितनी है, जो कि 3 इकाई दूरी पर है, किस अक्ष पर, x अक्ष पर। कोई भी पॉइंट x अक्ष पर ले लो आप, फॉर्मूला बनाकर देख लो, जाएगा वो नेगेटिव में। वैसे भी यहां से पता चल रहा है इसकी डिस्टेंस ही कितनी है 3 और x की कितनी है 7। x पे कोई भी डिस्टेंस ले लो, मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये मिनिमम डिस्टेंस आ रही है 7। 7 से कम डिस्टेंस आ ही नहीं सकती किसी भी पॉइंट पर। आप सोचो यहां से कोई भी पॉइंट ले लो आप x अक्ष पर, वो 7 से ऊपर ही जाएगा, 3 से कम तो हो ही नहीं सकता, 3 इकाई दूरी पर तो 7 से कम तो हो ही नहीं सकता। अब इसको भाई जबरदस्ती सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो डिस्टेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंस है, वो अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई कैसे करेंगे, अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन निकाल लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लेंगे अपन, ये तो कितना है 7। दो बिंदु कैसे ले लोगे आप, मिनिमम डिस्टेंस ये मान लो आप x और ये मान लोगे क्या 0, इस तरह से मान के और इसका 3,7 कर दो। वैसे तो एनालिटिकल ही इसका एग्जैक्ट आंसर होता है, या आप कोई भी पॉइंट मानोगे तो x और 0 पॉइंट मान के ये 3 और 7 लिया हमने, एक बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 7 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे कितने, x और 0, x अक्ष पर है तो y 0 रहेगा, x की वैल्यू रहेगी। इनकी डिस्टेंस कितनी है 3। फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर करके और इक्वल टू में डिस्टेंस का स्क्वायर लिख देते हैं अपन, √3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 3। इसे आप सॉल्व करोगे ये माइनस में चला जाएगा, हम इसको बताने के ज़्यादा इच्छुक नहीं है क्योंकि हमने लॉजिक से बता दिया। आप इसे सॉल्व करोगे √ में माइनस में चला जाएगा, मतलब वो इमेजनरी बात हो जाएगी, आपके सपनों में वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, हकीकत में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ये हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ, ABC में AB बराबर AC, फिर से ये क्वेश्चन आ गया।
ABC बहुत आता है, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का बहुत क्वेश्चन आता है। एंगल C को समद्विभाजित किया, एंगल C को समद्विभाजित करोगे यहाँ मिलेगा, एंगल B को समद्विभाजित करोगे यहाँ मिलेगा। अब वो अपन से क्या जानना चाहता है, AC और AB से क्रमशः E और F पर मिलते हैं, जो B का है वो E पर मिलता है और ये F पर मिलता है। तो AF और AE के बारे में जानना चाहता है। ये दोनों कैसे हैं, कॉमन है, ये दोनों लाइन समान झुकी हैं, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, वो दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके बीच में से कोई भी लाइन खींचोगे और बराबर एंगल पर लाइन खींचोगे तो कट कहां करेगी, किसी भी पॉइंट पे बराबर पॉइंट पर करेगी लंबाई से। मतलब ये दोनों भी कैसे होने वाले हैं, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, कट हम इस लाइन से इक्वल लगा रहे हैं, सामने वाली लाइन बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है, इसमें से हम डेफिनेट हिस्सा नीचे का काट रहे हैं दोनों में से, तो ऊपर के जो हिस्से बचेंगे वो भी कैसे बचेंगे, बराबर बचेंगे। और मैथमेटिकली अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए और बड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है इतने लॉजिक से बहुत आराम से समझ में आ रहा है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस c में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज, इसके बारे में वो जानकारी चाहता है। इसमें ये क्या होगा, अब इसको अपन देखें तो पहले तो इसको फॉर्मूला बनाने का मन कर रहा है कि अपन क्या निकाल लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा बीटा 2ab स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। और प्लस किया है, अपन यूं तो मैथ्स में कर नहीं सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म बन क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, ये अपन से जानना चाहता है, ये रिक्वायर्ड है। और ये क्या होता है, ये होता है मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, और ये होता है मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, जो पीछे देखा था इक्वेशन के हिसाब से अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसमें a b c की वैल्यू हम पुट करते हैं, a की जगह हमें क्या दे रहा है 1 और b की जगह क्या दे रहा है 2a और c की जगह दे रहा है 4a स्क्वायर प्लस c। सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं, ज्यादा कोई ज्ञान गणित नहीं लगाना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का मतलब माइनस 2a अपॉन ए का मतलब 1, इसका स्क्वायर, फिर बीच में लगा है माइनस अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा कितना c अपॉन ए, तो c अपॉन ए यहां डालेंगे हम, c अपॉन ए डालेंगे यहां पर, c कितना 4a स्क्वायर प्लस c और नीचे कितना a मतलब 1, ये क्या होगा 4a स्क्वायर, माइनस हट जाएगा स्क्वायर करोगे तो ये होगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस c, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या माइनस c, ये माइनस c हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है क्लियर होगा। थोड़े थोड़े फॉर्मूले हैं, याद रखने पड़ेंगे, सीख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन यहां पर इनने उसका बारंबारता का दे दिया है, लेकिन बारंबारता में इनने जो ग्राफ दिया है ना उसमें ये क्लियर नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बोनस में चला जाएगा। आप थोड़ा सा भरोसा रखें, जैसे यहां पर अपन कौन सा पॉइंट ले लें, यहां कौन सा पॉइंट लोगे आप, इसे कौन सा पॉइंट मानोगे, हल्का सा ऊपर दिख रहा है, इसे कौन सा मानोगे, यहां एग्जैक्ट कॉर्नर पर नहीं है, यहां भी कॉर्नर पर नहीं है, ये भी कॉर्नर पर नहीं है, ये भी नहीं है, तो कितना मानेंगे हम इन्हें,
वो नहीं मान सकते, तो मानकर अगर इस क्वेश्चन पे जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हमें जाएगी, बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर यहाँ मोटा मोटा भी देखने जाओगे, ये नंबर ऑफ मार्क्स हैं, हमें नंबर ऑफ मार्क्स का एवरेज बताना है 300 स्टूडेंट का, तो एवरेज लगभग कितने के आसपास जाएगा, यहाँ जा कितने तक रहे हैं नंबर, 70 तक जा रहे हैं। देखो लेकिन बच्चों के जो नंबर है ना, वो ज़्यादातर बच्चों के जो नंबर हैं वो कहाँ जा रहे हैं, 150 बच्चों के नंबर 40-45 तक ही अटके हुए, 150 बच्चों के नंबर 40-45 के आसपास लटके हैं। अगर तुम्हें आंसर करना होगा ना, तो आंसर करने जाओगे 40-45 के आसपास, जो भी अपन को ऑप्शन मिल जाएगा अपन उसको टिक करके समझ लेंगे कि ये अपना आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 40-45 के पास में क्या दिख रहा है, सिर्फ 45 दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर टिक करके, आंसर भी 45 दे रहा है, तो इसे टिक करके हम बढ़ जाएंगे आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, आ गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल, एक आयत है ABCD, आयत बना लिया भाई, आमने सामने की साइड बराबर और एंगल 90 डिग्री का, बना लिया आयत। अब बोल रहा है ABCD, लिख देते हैं भाई, नामकरण भी कर दें, ABCD नामकरण कर दिया। अब बोल रहा है हमसे एंगल CAB, C से जाओ A और A से जाओ B, C से जाओ A और A से जाओ B, C से गए A और A से गए B, ये एंगल, ये कितना दे रहा है वो 46। अब ये कहीं पर भी बनाओगे ना वो 46 ही बनेगा, जैसे ये बनाया अपन ने, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यहां लंबी भुजा के साथ में एंगल कितना बन रहा है, 46 बन रहा है, 46 बन रहा है। ये भी कितना बनेगा 46, ये भी कितना बनेगा 46, यहां भी जाओगे कितना बनेगा 46। लंबी साइड के साथ में एंगल इक्वल बनेगा, क्योंकि ये है आयत रेक्टेंगल, तो सभी चीजें क्या रहेंगी, एक जैसी रहेंगी, सिमिट्री रहती है यहाँ पर, तो उसी सिमिट्री के हिसाब से ये एंगल हो जाएंगे। अब अपन आगे चलें, आगे अपन से क्या बोल रहा है, यदि एंगल सी, तो एंगल A से D जाओ, D से B जाओ, फिर बताओ एंगल क्या बनेगा। क्या करो, A से D और D से B, A से D और D से B, ये वाला पूछ रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना बनता है, हमें 90 बनता है। 90 में से पहले ही हमने आवंटित कर दिया 46, तो बचा कितना एंगल हमारे पास 44, 44। ये आंसर बनेगा हमारा A से D और D से B, 44 डिग्री। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है, यदि इसके दो वृत्तीय पार्श्व के क्षेत्रफलों के योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना है। अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, एक एक करके अपन लिखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है यदि इसके दो वृत्तीय पार्श्व के क्षेत्रफलों का योग। देखो अभी बताया था ये एक बेलन है, ये भी सर्कुलर होगा, इसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसा होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया। लेकिन हैं कितने, ये पाई आर स्क्वायर कितने हैं, 2, तो दोनों का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 मीटर यदि इसके दो वृत्तीय पार्श्व के क्षेत्रफलों के योग का 4 गुना, इसका 4 गुना इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे बनेगा, सर्कल, सर्कल को ऊपर उठाया, और सर्कल का मतलब क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना इंटू 3, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो आधार की त्रिज्या अपन से जानना चाहता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या पुट करना, पहले तो काट पीट कर देते हैं, मचाते हैं ऊधम। 2 पाई से 2 पाई, 2 बार आर है यहाँ पर, एक बार आर कट जाएगा, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो आर बराबर कितना, यहाँ h की जगह 8 और पहले से 3 और नीचे 4, ये नीचे चला जाएगा, 4 से काटोगे ये 2 बार, r इज इक्वल टू क्या आ गया 6 मीटर, सेंटीमीटर जो भी यूनिट दे रहा है मीटर दे रहा है, तो ये मीटर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हमारा। चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक शंकु के स्तंभ स्थूण की ऊंचाई 12 मीटर और इसकी तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तब इसके दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा? ये फ्रस्टम का क्वेश्चन है। फ्रस्टम, यहां फ्रस्टम क्लियर लिखा आ रहा है, यहां पर फ्रस्टम नहीं लिखा है, स्तंभ स्थूण शायद फ्रस्टम हो। ये वो अपन को क्या दे रहा है, यहां दे रहा है 8, सॉरी ये दे रहा है 12 और तिरछी ऊंचाई ये दे रहा है 15। इसके आधार पर अगर आप बताने जाओगे इनकी रेडियस का डिफरेंस तो बताना पॉसिबल नहीं है। सीधे सीधे इसमें और जानकारी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इससे बता पाना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जहां तक है बोनस में ही जाएगा, अगर लगेगा तो हम इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, बाकी अभी तो हमें लगता है ये बोनस में जाएगा, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया दे देता, वॉल्यूम दे देता या कुछ और जानकारी भी हमें दे देता, तब हम इस पर आगे बात कर सकते थे। रेडियस में कहीं तो कोई वो रिलेशन देता, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालने जाते हैं तब भी रेडियस का डिफरेंस हमें लगता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तब भी इसके वॉल्यूम का डिफरेंस, इसके रेडियस का डिफरेंस लगता है। तो ना तो वो दिया है ना ये दिया है, दोनों अननोन है, तो फिर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और होगा भी तो बहुत लंबा, हम करके देख लेंगे, होगा तो बता देंगे, बाकी यूं सीधे सीधे हमें नहीं लगता इसका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा, नहीं होगा। चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो समांतर श्रेणी के nवें पद में n का मान क्या है जो कि समान है। ये सीरीज आगे बढ़ेगी और किसी टर्म पर जाके दोनों एक जैसी हो जाएंगी। वो टर्म कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, देखते हैं। ये 5, 12, 19 समान अंतर के साथ में बढ़ रही है। 5 बढ़ रही है, 12 बढ़ रही है, 19 बढ़ रही है, फिर 7 से बढ़ेगी तो ये 26 हो जाएगी, फिर 33 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। इस तरह ये आगे लगातार जाती जाएगी। ये कम होती जा रही है, 51 से 6 कम हुई 45, फिर 6 कम हुई 39, 39, फिर 6 कम होगी तो 33, फिर 6 कम होगी तो 27। ये आगे लगातार कम होती जाएगी, माइनस में जाएगी। ये दोनों मिल कहां पर रहे हैं? 33 पर मिल रहे हैं। इसमें 33 कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4। तो जो नंबर ऑफ टर्म है, nth जो टर्म है वो एक में अलग है, दूसरी सीरीज में अलग है, दोनों में अलग अलग है। तो कहीं पर भी ये क्या हो रहा है? मैच नहीं कर रहा है। कहां पर मैच कर रहा है? कर भी रहा है तो जो एन टर्म मैच कर रहा है वो कर रहा है 33 वाला। क्या 33 इसमें ऑप्शन दे रहा है? टर्म नहीं दे रहा है, ये 23 दे रहा है। गलती से भी इसको नहीं लगा देना है, क्योंकि नन ऑफ दीज अपने को दे रहा है। तो n का कोई मान इसमें अभी नहीं दे रहा है। 33 होता अगर ऑप्शन में दिया होता। चलते हैं आगे। 22, यदि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई है। अब अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला सेव को आप काटोगे, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप ध्यान रखना, ये जब हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये कैसे आ जाता है। अभी हम देखें 4 पाई आर स्क्वायर है, आधा काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही सेव को आधा काटते हैं तो जिस हिस्से को काटा है वो भी तो दिखने लगता है, वो भी एक सर्कल जैसा दिखता है। और वृत्त का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये 3 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे का होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो सरफेस आपने काटी है उसका बच जाता है। तो 3 पाई आर स्क्वायर कितना दे रहा है हमें? 108 पाई दे रहा है। 108 पाई। सबसे पहले पाई से पाई काट दो, 3 से इसको काटोगे, ये बचेगा कितनी बार? 36 बार। तो आर कितना आ जाएगा? 6। आर आ जाएगा 6। दे रहा है कहीं आंसर? नहीं दे रहा है कहीं भी। क्या पूछ रहा है? अच्छा, व्यास पूछ रहा है, डाया पूछ रहा है। तो डाया मतलब होता है 2r, व्यास मतलब होगा 2r, और ये होगा 2 × 6 मतलब 12 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है उसमें आ जाएगा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल सड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
अलजेब्रा का, देखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन है नहीं कुछ भी। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, पहले हमसे क्या पूछ रहा है, a प्लस 2b ऊपर है और a प्लस 2b ऊपर है और नीचे क्या बचा, नीचे बच रहा है हमें c। तो इसे हम क्या करें, 3c को हम इस तरफ ले जाते हैं, होगा क्या, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 3c। इसको नीचे ले आए तो a प्लस 2b क्या बचेगा, a प्लस 2b अपॉन c माइनस 3। वैसे ही अपन किसको कर दें, इस स्टेप को ले गए, इसको ले जाते हैं आप। अगला स्टेप क्या है, 2b प्लस 3c, मतलब a को ले जाते हैं, a को यहां ले गए, फिर नीचे लाएंगे तो -1 यहां बच जाएगा, तो ये बचेगा 2b प्लस 3c और नीचे आ गया a के साथ यहां गया था तो क्या था, -1। तीसरा स्टेप, हम b को लेकर चले जाते हैं, a और c को रख लेते हैं, तो a प्लस 3c, b के साथ में क्या था 2, यहां जाएगा -2b, b तो इधर आ गया, -2 यहां बचा रह जाएगा, b यहां आ गया -2। बस वैल्यू पुट करना है, इसकी जगह क्या आएगा -3, इसकी जगह क्या आएगा -1 और इसकी जगह -2, आंसर आएगा -6। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यह आंसर होगा, -6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यहां बोल रहा है इसका इनटू पूछ रहा है, और इनटू पूछने में अभी थोड़ी देर पहले पावर का क्वेश्चन आया था और वहां हमने बोला था पावर का मतलब होगा उसे हमें लेकर चलना है अभाज्य संख्याओं में। तो यहां 2 अभाज्य संख्या और 2 अभाज्य संख्या, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य में लेकर चलना है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये तो याद होगा, गुणा में जुड़ेंगी 2 26 बार और 2 30 बार, तो 2 कितनी बार हो गया, टोटल 56 बार। यहां 4 है 13 बार, लेकिन 4 अल्टीमेटली क्या होता है, 2 की घात 2, और यहां 2 की घात 2 गुणा 15, ये कितना होगा 30 और 26 56, जितना है उसमें से उतना ही घटाना है, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, जितना है उतना ही घटाना है, तो कुछ भी नहीं बचेगा। पावर नहीं घट रही है, यहां संख्याएं घटेंगी, ध्यान रखना। टू दी पावर 0 ज्ञान से नहीं करना है, बोल बोल कर सीखो थोड़ा सा। तो जितने में से उतना ही घटाओगे, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पावर नहीं घटाना है, अदरवाइज आंसर 1 आ जाएगा और खुश भी हो जाओगे। फिर दोस्त आके बाहर निकल के तुम्हें बताएंगे कि ये तुमने गलत कर दिया, तो जो खुशी होगी ना, वो दुख में धीरे धीरे बदलती जाएगी, वैसा होता है। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के बारे में बताना है, द्विघात मतलब जिसमें घात 2 आए, वो द्विघात समीकरण होगा। इसे आप सॉल्व करोगे, इसका यहां गुणा करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3, ये x² यहां गुणा करोगे पावर आ जाएगी 4, 2 की घात 2 घात नहीं बचेगी, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। इसका यहां करोगे पावर आ जाएगी 3, इसका यहां करोगे, इसका यहां करोगे, क्या आएगा x² आएगा, x² मतलब घात 2 द्विघात समीकरण, तो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही अपना आंसर दे रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो पेपर हमने डिस्कस किया इसमें मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप डालें, आपको सभी जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करके दिए जाएंगे। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो अर्थमेटिक से एक आध ही क्वेश्चन जो एलसीएम और नंबर सिस्टम हम मान लेते हैं वो वहां से देखा होगा। और अगर ट्रेडिशनल यही पेपर आप लोगों के लिए आया तो आप लोग आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, ये हकीकत है। तो आप लोग इस कंडीशन के लिए तैयार रहें, भागे नहीं इससे, आप इसको फेस करें। और ये बड़े आसान टॉपिक्स हैं जिनको आसानी से कवर किया जा सकता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये मान लें कि ये आसान टॉपिक हैं। अगर शुरू से आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना, आप कमेंट्स करते रहें, शेयर करें, थोड़ा सा वो मोटिवेशन होता है एक टीचर के लिए। तो कमेंट्स करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए थैंक यू, जुड़े रहें वेदांत एकेडमी अंकुरण इंस्टीट्यूट से। राम राम सभी को, मिलते रहेंगे।